के बारे में सुनते हैं कि लाखों का पैकेज है सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये सच्चाई होती भी है या नहीं होती है? अगर आप क्लास 11 में पढ़ते हैं तो आपका भी एम होगा कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाए, लेकिन उसके जाने के लिए जैसे कि हम क्लास 11 और 12 और जेईई मेन में रहते हैं तो हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच इंजीनियरिंग के कोई भी ब्रांच में आना है, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, किसी में भी, तो आपको मैथ। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आने के बाद आपको लाखों का पैकेज नहीं मिलेगा। अगर आप क्लास 10 में होंगे उस टाइम भी आपने ये गलती की होगी कि क्लास 11 में आके तो देखिए, जो सबसे पहली रियलिटी ये होती है कि बच्चों को ये लगता है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आते हैं तो आपको लाखों का पैकेज मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं होती है। रियलिटी क्या होती है कि आपको आईआईटी में जाना है, ठीक है, उसके बाद हमारा एम थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद जब हम क्लास 12 में आते हैं, जब हमें अपनी कैपेसिटी के बारे में पता लगता है तो फिर हमें लगता है यार एनआईटी भी मिल जाए तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद जेईई मेन का एम होता है। अभी इस टाइम पे क्या है कि हर बच्चे का एक एम है कि उसे आईटी सेक्टर में, काश मुझे भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती और मैं भी आईटी सेक्टर में काम करता तो मेरे पास पैसा ही पैसा होता और मैं आलीशान महल में रहता और मजे में जीता अपनी जिंदगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काश ऐसा होता। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आप जो आईटी सेक्टर के बारे में सुनते हैं कि लाखों का पैकेज है, सॉफ्टवेयर डेवलपर घर पे बैठ के अपना काम करते हैं, क्या ये सच्चाई होती भी है या नहीं होती है? अगर आप क्लास 11 में पढ़ते हैं तो आपका भी एम होगा कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाए, लेकिन उसके जाने के लिए आपको क्या आना चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है तो। और जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बारे में आप जानते हैं क्या उसमें कितनी सच्चाई है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग आपको इस ब्रांच के बारे में सच्चाई जो होती है वो नहीं बताते हैं, बस आपको लाखों का पैकेज दिखा देते हैं, लेकिन आप भी उनके जाल में फंस के कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लेते हैं और उसके बाद जब आपका लाखों का पैकेज नहीं लग पाता है तो आप भी निराश हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है और जो मेरे कैमरे पे है उसका 3 साल का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में एक्सपीरियंस है, टोटल 7 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलने जा रहा है एक वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यार, जैसे कि हम क्लास 11 और 12 और जेईई मेन में रहते हैं तो हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बारे में ये सोचते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती है, कोई भी कॉलेज में मिल जाती है, तो हमें लाखों का पैकेज होगा, घर पे बैठ के हमें काम करना होगा, काफी लाइफ अपनी आसान हो जाएगी। लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं होता है, ये बस आपको बताया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको रियलिटी बताने वाले हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ब्रांच में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि भैया हम क्लास 11-12 में हैं तो क्या हमें जेईई मेन देने के बाद कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और बहुत लोगों ने तो पहले से मन बना लिया है कि मुझे जेईई मेन देने के बाद मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही लेना है, लेकिन आपको क्यों लेना है? जब ये सवाल हम पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। जब उनसे हम पूछते हैं कि भाई तुमको मैथ पसंद है क्या, तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है क्या, तुमको लॉजिक बनाना आता है, तो उनका ये जवाब होता है कि भैया मुझे तो ये सब नहीं आता है। तो भाई देखो, अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आना है तो आपको मैथ तो आना ही चाहिए। देखो, कंप्यूटर साइंस ही नहीं, आपको इंजीनियरिंग के कोई भी ब्रांच में आना है, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, किसी में भी, तो आपको मैथ आना ही चाहिए। मैथ बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में पूरा मैथ ही पढ़ना होता है और आपको कंप्यूटर साइंस में तो मैथ का बहुत ज्यादा यूज भी होता है, ठीक है। तो मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको आने ही आने चाहिए, जैसे स्टैटिक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मैट्रिक्स हो गया। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच लेते हैं तो उसके अंदर इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कि मैथ नहीं आती है लेकिन उनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है, इसलिए लेना है ताकि वो लाखों का पैकेज ले पाए। उन्होंने कभी देखा नहीं है लेकिन उन्होंने किसी ना किसी से सुना होगा, अपने बड़ों से सुना होगा या कहीं पे कोचिंग में सुना होगा, बच्चों से सुना होगा, लेकिन जो रियलिटी है वो हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आने के बाद आपको लाखों का पैकेज नहीं मिल पाता है। देखिए, अगर आप क्लास 10 में होंगे उस टाइम भी आपने ये गलती की होगी कि क्लास 11 में आके आपने साइंस ले लिया बिना जाने कि आपको साइंस में क्या पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये गलती फिर से आप वापस से मत करिए। आपको जेईई मेन के बाद कौन सा ब्रांच चूज करना है, आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना भी है या नहीं लेना है, आप ये वीडियो देख के डिसाइड करिए, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल जो फैक्ट है वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आपको हम ऐसे ही बेफालतू का मोटिवेट नहीं कर देंगे कि आप जाइए और कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लीजिए। जो रियलिटी है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत लोगों को लगेगा कि हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आपको रियलिटी बता रहे हैं। क्या बात है?
तो देखिए, जो सबसे पहली रियलिटी ये होती है कि बच्चों को ये लगता है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आते हैं तो आपको लाखों का पैकेज मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं होती है। रियलिटी क्या होती है कि आप कौन कॉलेज में जा रहे हैं वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है, और आप किस कंपनी में जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब देखिए, जैसे कि हम जेईई मेन की तैयारी करते हैं, उस टाइम पे हमें इनिशियली में क्या होता है कि जब हम क्लास 11 में जेईई मेन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उस टाइम हमारा एम होता है कि मुझे आईआईटी में जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा एम थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद जब हम क्लास 12 में आते हैं, जब हमें अपनी कैपेसिटी के बारे में पता लगता है, तो फिर हमें लगता है यार एनआईटी भी मिल जाए तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद जेईई मेन जैसे जैसे पास आता है तो हमारे दिमाग में चलता है यार जीएफटीआई मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हम प्राइवेट कॉलेज पे आ जाते हैं। सेम चीज यही होता है, जब आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में एंटर करते हैं तो आपका एम होता है फैंग कंपनी में जाने का, मतलब कि गूगल, फेसबुक, अमेजोन में जाने का। फिर जैसे आपका फर्स्ट ईयर निकलता है, जैसे आप सेकेंड ईयर में आते हैं, उसके बाद जो आपका एम होता है वो 10 से 15 लाख पैकेज पे आ जाता है। और फिर जैसे आप थर्ड ईयर में आते हैं, आपका जो एम होता है वो 5-6 लाख का पैकेज में आ जाता है। और जब आप फाइनल ईयर में आते हैं तो आपका जो एम होता है वो बिल्कुल 10,000 15,000 रुपए महीने पे आ जाता है। और बहुत सारे क्या करते हैं कि वो अपने साइबर कैफे खोल लेते हैं और अपना बिजनेस चालू कर लेते हैं और बोलते हैं कि भैया हमने स्टार्टअप कर लिया। तो देखिए, रियलिटी यही है और आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, अब आपने जो एक एम सेट कर लिया, ठीक है, तो उसको आपको लेके चलना है, आपको अपना एम को नीचे नहीं करना है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं जाना है, तो आपका एम वही होना चाहिए, ठीक है। अपने एम को आपको चेंज नहीं करना है। अगर आज आपने कोडिंग स्टार्ट की है किसी कंपनी को अपने दिमाग में रख के, तो हरदम वही कंपनी को आपको दिमाग में रख के उसके लिए ही आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप अपना जो एम है उसे और ज्यादा नीचे करते जाएंगे तो लास्ट में आपका हालत बहुत बेकार हो जाएगा, आपको कोई भी पैकेज नहीं लगेगी, भले आपके पास कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। तो अब चलिए हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच की रियलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, अभी इस टाइम पे क्या है कि बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? क्योंकि अभी जो ये जमाना है वो एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस का जमाना है। जो पहले काम हम मैनुअली करते थे, अब वो सारा मशीन कर देता है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे कोई कोड है उसमें बग फाइंड करना, या बहुत सारा ऐसे काम होता है जो कि आपको एक कंपनी के अंदर करना होता है, लेकिन अब वो सारा काम कौन कर रहा है? एक मशीन कर रही है, ठीक है। तो जो जॉब है वो काफी ज्यादा कम हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट को। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्लास 12 में हैं, उनका एम होता है कि आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है। लेकिन देखिए, ऐसे बहुत सारे बच्चों का एम होता है। अभी इस टाइम पे क्या है कि हर बच्चे का एक एम है कि उसे आईटी सेक्टर में आना है। तो इतने सारे लोग आ गए ना, अभी यूनिवर्सिटियों के पास सीट कम पड़ गई है, इसलिए वो नई नई कंप्यूटर साइंस की ब्रांच निकाल रही है, सब ब्रांच निकाल रही है। जैसे आईटी हो गया, फिर डाटा साइंस का एक अलग ब्रांच चल रहा, मशीन लर्निंग का एक अलग ब्रांच कर रहा। तो इससे फायदा किसे हो रहा? क्योंकि यूनिवर्सिटी को फायदा हो रहा, क्योंकि उन्होंने नया नया ब्रांच ले ली। क्योंकि बच्चे जो कोर ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, वो लेना नहीं चाहते हैं। तो अब देखिए, लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, और जॉब कितनी है? काफी कम है। तो अब बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो देखिए, इससे क्या हो रहा है कि जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है, और जो जॉब है वो काफी ज्यादा कम है। अब देखिए, सपोज करिए कि मान लीजिए 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 कंप्यूटर साइंस ब्रांच में है, ठीक है, और जॉब है टोटल 5। अब 5 जॉब में जो 2 जॉब होती है वो हाई पेइंग जॉब होती है, मतलब कि उनके पैकेज काफी अच्छे होते हैं। तो अब देखिए, 10 बच्चों में आपको 2 बच्चों के अच्छे पैकेज मिलेंगे, बाकी बच्चों का क्या होता है कि ऐसे ही वो बाहर निकल जाते हैं, उनका पूरा बीटेक निकल जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज अपने दिमाग में लेके चलना है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। देखिए, जो हमने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया कि जो सैलरी होती है, जो आप सोचते हैं कि इतने का आपका पैकेज लगेगा, उसकी रियलिटी क्या होती है। तो देखिए, जैसे जैसे आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आपका सेमेस्टर कम होते जाता है, आपका जो सैलरी का माइंड सेट है वो भी गिरते जाता है, ठीक है, और लास्ट में आपको एक बहुत ही नॉर्मल जॉब मिलती है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा सोच के मत चलिए कि आपको 20 से 25 लाख की ही जॉब मिलेगी अगर आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लिया तो, ठीक है, ये रियलिटी है। सेकेंड पॉइंट हमने ये बताया कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। और थर्ड पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं कि देखिए, अभी ये जो जमाना है वो एआई का है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है। अब देखिए, आपने क्या किया कि आप ग्रेजुएशन हो गए, ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आ गए, आपको एक कंपनी में जॉब मिल गया। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बैठ के आपका पूरा लाइफ निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ बने रहना पड़ेगा। तो अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको नई टेक्नोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस
ब्रांच आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज आपने जो पढ़ा है कल वो पुराना हो जाएगा, आपको नई चीज पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा कि क्या आप नए दिन पे नई चीजें सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच बिल्कुल लेना चाहिए। तो चलिए हम अपने चौथे पॉइंट के ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा चौथा पॉइंट क्या है। तो देखिए, जब हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो माइंड सेट होता है वो क्लास 11 और 12 वाला होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब भी आप अपने मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने गए, ठीक है, आपने एक एक्सरसाइज उठाया, आपने पहला प्रॉब्लम सॉल्व आउट किया, ठीक है, अब आपको सेकेंड प्रॉब्लम जब सॉल्व आउट करना होता है तो आप क्या करते हैं कि जो आपने पहला प्रॉब्लम सॉल्व आउट किया, सेम स्टेप आपको परफॉर्म करके आपका दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो जाता है। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम भी आपका सेम ऐसे ही सॉल्व आउट हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि आपको एक नया प्रॉब्लम मिलता है, ठीक है, उसका आपको सॉल्यूशन लिखना होता है, उसका एल्गोरिथम, उसका लॉजिक, उसका सॉल्यूशन आपको रन टाइम पे, मतलब कि करंट टाइम पे सोचना होता है, उसका सॉल्यूशन पहले से नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी जो लॉजिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए कि अगर आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है तो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बिल्कुल आ सकते हैं, आपको आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए, अगर आप कॉलेज में आ गए हैं, आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लिया है या आपने पहले से अपना मन बना लिया है कि आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पजल सॉल्व करना है, रीजनिंग करनी है और बहुत सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपकी जो लॉजिकल कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बेहतरीन हो पाए। तो चलिए हम अपने पांचवें पॉइंट के ऊपर चलते हैं और आपको हम एक और मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा या बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आने के बाद आपको कोडिंग करना होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जिसमें कि कोडिंग का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है और आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो आपको अपने ये दिमाग से निकाल देना है कि आपको यहाँ पे आने के बाद कोडिंग करना होता है। ठीक है, अब देखिए, जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है वो कोडिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सीखना है तो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बिल्कुल आ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने 6 नंबर पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन ये भी बना होता है कि अगर हमारे क्लास 11 और 12 में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या मैं आगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या आईटी सेक्टर में जा सकता हूं या नहीं जा सकता। देखिए, अगर आपने 11-12 में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आपने नहीं लिया था, आपने हिंदी लिया था, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आ सकते हैं, आईटी सेक्टर में आ सकते हैं, क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक सिखाया जाता है। तो जो आप वहां 11-12 में जो बच्चे कंप्यूटर में पढ़ते हैं वो सारी चीजें आपको फर्स्ट ईयर में यहाँ पे फिर से वापस पढ़ाई जाती है। तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपके पास हिंदी है तो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो का हम लास्ट पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लिया है या आप लेने का सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल तो होता ही होता है कि क्या लैंग्वेज मैटर करता है या नहीं करता है। मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है तो क्या मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली मेरा मानना यह है कि आपका जो स्किल है वो अच्छा होना चाहिए, आपका लैंग्वेज मैटर नहीं करता है और आप 4 साल के अंदर कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सोच के कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपके लिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बनी है या नहीं बनी है। तो यार मैं पहले सोचता था कि मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने के बाद खूब सारे पैसे कमाऊंगा, लेकिन जैसा कि भैया ने बताया तो मेरे सारे मिसकंसेप्शन दूर हो गए। कि आपके भी मिसकंसेप्शन दूर हुए, अगर हुए हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यार अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे पास 2 चैनल है, एक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसके ऊपर आपको जाके क्लिक करके और उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप हमारे साथ बने रहे। तो यार अगर आपके जानने वाला या अगर आपका कोई फ्रेंड है उसके भी मन में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को लेके मिसकंसेप्शन है तो आपको क्या करना है, ये वीडियो उसके साथ शेयर करना है। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।